हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवी का अकेडमी में। अपन साइंस पढ़ रहे थे, 4 वीडियो अपनी हो चुकी है और साइंस में अपन मानव शरीर पढ़ रहे थे भैया ना। मानव शरीर की संरचना और अंग तंत्र जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए, वो अपन कवर कर रहे हैं। हालांकि साइंस आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे एलडीसी हो या सीईटी हो या वीडियो की परीक्षा है, वहाँ भी आपके साइंस है। पुलिस की परीक्षा है तो हर जगह आपके साइंस काम आने वाली है। दैनिक विज्ञान का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में लिखा होता है भाई, ठीक है। शुरू करेंगे आज अपन उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। कल अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने जनन तंत्र देखा था, ब्लड देखा था और रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब हार्ट अपन ने कल पढ़ लिया है। तो आज अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है। आ जाइए भाई, सेशन को अपने यार दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, ठीक है। शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है, कौन कौन से घटक है, कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र के अंदर आते हैं आपके जो सब ऑर्गन्स है, ठीक है। मानव का मुख्य उत्सर्जन तंत्र श्रोणि और उदर गुहा के निचले हिस्से में स्थित होता है, जो रक्त को शुद्ध कर मूत्र का निर्माण और निष्कासन करता है। मेनली अपन को कुछ नहीं समझना, बस उत्सर्जन तंत्र मतलब होता है आपके मूत्र का त्याग या आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। किसका काम है? उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जी अंगों का काम होता है, ठीक है। अब उत्सर्जी अंग में आपके त्वचा भी आपके उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आती है, कारण क्योंकि ये पसीनों को बाहर निकालती है भाई, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या क्या शामिल है। एक जोड़ी ब्रक मतलब किडनी है ना, किडनी या ब्रक दोनों ही नाम याद रखने, परीक्षा में आ जाता है ना। एक जोड़ी ब्रक यह मुख्य प्राथमिक उत्सर्जी अंग होता है, परीक्षा में आता है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्राथमिक उत्सर्जी अंग है? प्राथमिक उत्सर्जी अंग आपके ब्रक है, क्या है? किडनी, जो रक्त से अपशिष्ट को छानने का वास्तविक कार्य करता है। ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य कौन करता है? आपके किडनी करती है, ठीक है। उसके बाद में है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पतली मस्कुलर नलिकाएं होती है जो निर्मित मूत्र को ब्रक से मूत्राशय तक ले जाती है। उसके बाद में है मूत्राशय, एक पेशीय थैलीनुमा अंग जहां पर संचय होता है किसका? मूत्र का अस्थायी संचय होता है। और मूत्रमार्ग, जिससे आपके यूरिन बाहर निकलता है, मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ये बात याद रखनी है। पहले बात आ रही थी आपकी किडनी की, ठीक है। और किडनी के बाद में, ठीक है, जैसे ये किडनी है, माना कि किस तरह की शेप होती है, इसके कैरीनुमा जो शेप होती है ना किडनी। किडनी के बाद में आती है आपके दोनों तरफ से मूत्रवाहिनी। उसके बाद में होता है आपके मूत्राशय और उसके बाद में होता है आपके मूत्रमार्ग, ठीक है। मूत्रमार्ग ये याद रखना है भैया ना, मूत्रमार्ग याद रखना है। तो क्या क्या भाग होंगे आपके उत्सर्जन तंत्र में, क्या क्या चीजें शामिल होती है? उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीजें आपके शामिल होती है भैया? आपके ब्रक है, किडनी है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है, ठीक है। आगे जाइए। किडनी रक्त शोधन प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर क्या कौन निकालता है? किडनी। यूरेटर मूत्र परिवहन मार्ग। ब्लैडर अस्थायी मूत्र का संचय किसमें होता है? ब्लैडर में या मूत्राशय में अस्थायी मूत्र का संचय होता है। और यूरेथ्रा क्या होता है आपके? यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, है ना, बाह्य उत्सर्जन द्वार या यूरेथ्रा होता है आपके। आगे जाइए। काम की जो बातें आएगी मैं वहां आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। फिर है ब्रक, किडनी, शारीरिक संरचनात्मक तथ्य। किडनी क्या है? शारीरिक संरचनात्मक तथ्य आपके किडनी है भैया ना। तो इसमें याद रखना क्या है कि 150 ग्राम एक सामान्य मानव ब्रक का औसत भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम के मध्य आपकी किडनी का वजन होता है, ये भार होता है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। क्या याद रखना है? मानव किडनी का वजन कितना होगा? 150 ग्राम औसत भार होता है। 150 ग्राम औसत भार होता है, इस बात को याद रखना है। और 120 से 170 ग्राम के मध्य में मानव की किडनी का वजन होता है, ये याद रखना है। ये काम का पॉइंट है। उसके बाद में और क्या काम के पॉइंट है? महत्वपूर्ण संरचनात्मक मापदंड, बाहरी आकार, सेम के बीज के जैसी इसकी आकृति होती है। किडनी की आकृति कैसे होती है? सेम के बीज के जैसी, इस तरह की दोनों तरफ आपके इस तरह के आपको पता है ना भाई, आपके 2 किडनी होती है। आप लोगों ने आपके यार दोस्तों से सुना होगा कि एक किडनी को बेच देंगे, दूसरी से कमा के खा लेंगे, जी लेंगे। सुनते हो ना आप अपने यार दोस्तों से? तो 2 किडनी होती है आपके, ठीक है, याद रखना है आपको। तो सेम के बीज जैसी इसकी संरचना होती है। गहरे लाल भूरे रंग की इसकी संरचना है। औसत आकार
लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। औसत आकार लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसको मत रखना याद, ये याद रखना है। वजन वजन होता है लगभग 150 ग्राम और संरचना होती है सेम के बीज के आकार की। उसके बाद में आंतरिक विभाजन की बात करें, किडनी के भीतर मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर के हल्के भाग को मेडुला बोलते हैं। जब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी, अंतःस्रावी ग्रंथि जब अपन ने पढ़ा है वहां भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन निकलते हैं, मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है, मैंने वहां बता दिया आपको, ठीक है। वापस देख लीजिए। अब बात करें क्रियात्मक इकाई की, तो वृक्क या किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। इस प्रश्न को याद रखना, परीक्षा में आने वाला प्रश्न वही है, नेफ्रॉन। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है आपके, और वनपाल के लेवल पे आपको ये नेफ्रॉन की संरचना याद रखनी है। नेफ्रॉन क्या होती है? ये होती है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, है ना। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, इस बात को याद रखना, नेफ्रॉन याद रखना है ना। मैं आपको जो जो पॉइंट, ऐसे पॉइंट है कि भाई ये तो आएंगे, ये तो पूछने के लगभग 100% चांस होते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे ये याद रखना है, सेम के बीज का आकार याद रखना है, नेफ्रॉन की वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेफ्रॉन, इसका भी प्रश्न आता है। इसका भारी भाग कार्टेक्स और जो आंतरिक अंदर का भाग होता है वो मेडुला कहलाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है भाई, यहां से आपका प्रश्न आता है, ठीक है। आगे चलिए, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, ये अपन देख चुके हैं। प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग 10 लाख मतलब 1 मिलियन जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। जो वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन क्या पाई जाती है? जटिल छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं होती है। आप उसे ही आप क्या बोलते हो? नेफ्रॉन बोलते हो भाई, ठीक है। क्या आवाज ठीक नहीं आ रही? सब कुछ ठीक है, ओके, है ना। अब बात करते हैं किसके भाग, इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, किसके? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, एक है आपके मेलपिगियन काय, मेलपिगियन काय, दूसरा होता है वृक्क नलिका। ये 2 भाग होते हैं किसके? नेफ्रॉन के, है ना। अब देखते हैं मेलपिगियन काय क्या होता है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस मानव बॉडी के कौन से अंग का भाग है या उपभाग है, ये प्रश्न आएगा। ग्लोमेरुलस मानव शरीर के किस अंग का उप अंग है? एक लाइन का प्रश्न है, आप लोग सोचोगे यार क्या पूछ लिया, बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा। ग्लोमेरुलस, है ना, याद रखना है। जो एक कप नुमा बोमेन संपुट से घिरा होता है, यहां रक्त का उच्च दाब पर छनना होता है भाई। रक्त छनता है ना, ताकि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके, वो गतिविधि होती है बोमेन संपुट में, और बोमेन संपुट से घिरा होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस याद रखना। मेलपिगी काय जो होता है, इसके अंतर्गत होता है आपके ग्लोमेरुलस, और मेलपिगी काय क्या होता है आपके? ये नेफ्रॉन का एक भाग होता है भैया ना। उसके बाद में है वृक्क नलिका ट्यूब, ये क्या होती है? बोमेन संपुट से आगे बढ़कर यह नलिका कुंडलित भागों में बढ़ती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनेल लूप, ये याद रखना भाई, हेनेल लूप, और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो अंततः संग्रह नलिका में खुलती है, याद रखना भैया ना। हेनेल लूप की बात अपन ने की है, हेनेल लूप ये आपको याद रखना है। वृक्क नलिका में स्थित होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस याद रखना, ग्लोमेरुलस याद रखना है। ये किससे घिरा होता है? बोमेन संपुट से घिरा होता है भैया ना, बोमेन संपुट से घिरा होता है भैया ना, संपुट से घिरा रहता है, इस बात को याद रखनी है। और ये 2 भाग होते हैं किसके? नेफ्रॉन के। आगे आ जाइए, नेफ्रॉन के प्रमुख कार्य, है ना, देख लीजिए, ये भी आपके परीक्षाओं में आता है। अति सूक्ष्म छनन, नेफ्रॉन क्या करता है? मूत्र का, यूरिन का को छानता है ताकि अपशिष्ट को अलग कर सके। तो ग्लोमेरुलस में मूत्र का छनन करता है, अति सूक्ष्म कणों का छनन करता है, कौन? नेफ्रॉन। उसके बाद में है चयनात्मक पुनरावशोषण, शरीर का कौन सा भाग चयनात्मक पुनर्वशोषण की अभिक्रिया करता है अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए? वो क्या है? नेफ्रॉन, है ना। इसमें क्या होता है? आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज, जल का पीसीटी या हेनले लूप में वास्तव में रक्त में मिलना। जब आप छानोगे तो जो काम की चीजें हैं, ग्लूकोज हो गया,
जल हो गया, उनको तो आप रक्त में डाल दोगे, अपशिष्ट को बाहर कर दोगे। तो चयनात्मक पुनरावशोषण की गतिविधि कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। अति सूक्ष्म छनन कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। उससे क्या होता है? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में ये प्रक्रिया होती है। तो उससे क्या होगा? मूत्र का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थ मिलकर मूत्र बनाते हैं और काम काम की चीजें आप ब्लड में सर्कुलेट कर देते हो, ब्लड में भेज देते हो। ठीक है। उसके बाद में है नलिकीय स्राव। नलिकीय स्राव ये क्या करता है? हानिकारक पदार्थों का सीधे फिल्ट्रेट में मिला देते हैं, हानिकारक पदार्थों को अलग कर देता है। नलिकीय स्राव। तो ये तीन कार्य है नेफ्रॉन के, तीनों काम याद रखना। परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है। नेफ्रॉन को वृक्क की, एक किडनी की संरचनात्मक भी और कार्यात्मक इकाई भी कहते हुए, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे जाइए। अब है मूत्र का रासायनिक संगठन और भौतिक गुण। मूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, जिससे नैदानिक विवरण नीचे दिए गया है। मतलब मनुष्य आपके यदि स्वस्थ है, शरीर रूप से हेल्दी है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का स्राव करता है ना। मूत्र का स्राव करता है स्वस्थ मनुष्य, इस बात को याद रखना। ठीक है। अब बात करें मूत्र में जल की मात्रा, लगभग 95% जल होता है मूत्र में। मूत्र में लगभग 95% जल होता है। अब बात करें यूरिया की, लगभग 2% नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया का होता है ना। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया अपन त्याग करते हैं। मनुष्य प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया त्याग करता है और कुल यूरिन का लगभग 2% भाग आपके यूरिया होता है। मूत्र में यूरिया होता है 2%, है ना। और अन्य घटकों की बात करें 3% होता है यूरिक अम्ल वगैरह, ये कोई काम की बातें नहीं है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है, यूरिया और जल की मात्रा। मैं वापस से बोल रहा हूं, इसमें तुलनात्मक अध्ययन में बहुत सारी चीजें दी गई है। मैं बता रहा हूं, जल की मात्रा याद रखनी है, यूरिया याद रखना है। ये अन्य घटक वाली लाइन काट दीजिए, मैं काट रहा हूं आपके सामने, फिर मत बोलना कि फालतू पढ़ा दिया। अब नीचे वाली बात करते हैं। उसके बाद में है पीएच मान। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान होता है 6। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मूत्र का पीएच मान 6.0 मतलब 6 होता है, याद रखना। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, याद रखना। कल भी अपने 3-4 पीएच मानों की बात की है। मूत्र का पीएच मान 6 याद रखना दोस्तों, प्रश्न आएगा इसका। हल्के पीले रंग का होता है और रक्त के हीमोग्लोबिन के टूटने से बने वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इस बात को याद रखना, हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण रंग होता है हल्का पीला। पीएच मान होता है 6.0 मतलब 6 पीएच मान होता है। ये दोनों तीनों बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली बातें हैं ये। ठीक है, परीक्षा में छपने वाली बातें हैं। मैं कहूंगा चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर आप देने जा रहे हो, ये सारी बातें आपके हर पेपर में काम आती है। बनपाल की नहीं, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में साइंस पढ़ लीजिए, ये प्रश्न तो आने ही आने होते हैं आपके। उसके बाद में बात करें क्या है आपके, जो गंध की बात करें तो बैक्टीरिया यूरिया के कारण आपकी जो गंध होती है वो अमोनिया गैस के कारण आपके उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो टॉयलेट जो होती है आपके, जो दुर्गंध आती है उसका कारण क्या है? अमोनिया। अमोनिया के कारण आपके जो मूत्र है, मूत्र में गंध आती है अमोनिया के कारण। पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। पीएच मान होता है 6.0। जल की मात्रा होती है 95% और यूरिया होता है 2%। आगे समझ में सारी बातें, आगे आ जाइए। अब है उत्सर्जन तंत्र के मुख्य विकार मतलब रोग। उत्सर्जन तंत्र में यदि समस्या आ गई, यदि आपका उत्सर्जन तंत्र कार्य करना बंद कर दे, किडनी आपकी काम करना बंद कर दे, किडनी फेल हो जाए, तो क्या क्या समस्याओं का आप सामना करो, कौन कौन सी समस्या आपको हो सकती है, देख लीजिए भाई। एक है आपके ब्रक अस्मरी या पथरी। पथरी बोलते हैं ब्रक अस्मरी को। पथरी आपको पता है जो आपको किडनी होती है, तो बहुत सारे आपके आसपास लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि भाई उसके तो किडनी में पथरी पड़ गई है। तो वो क्या होती है देखते हैं एक बार। जब मूत्र में लवणों का सांद्रण बढ़ जाता है। अब लवणों का सांद्रण कब बढ़ेगा? जब उनकी सांद्रता बढ़ जाए। इसलिए बोलते हैं बहुत भयंकर तरीके से आप पानी पीजिए, लिक्विड चीजों का यूज कीजिए, क्योंकि ज्यादा पानी पियोगे तो मूत्र की सांद्रता नहीं बढ़ती है, और यदि आप पानी कम पीते हो तो मूत्र में लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पिया करो भाई, है ना। अब जो क्लास देख रहा है याद रखना, पानी ज्यादा पीना है आप लोगों को, ताकि पथरी की समस्या से बच जाओ, है ना। तो मूत्र में लवणों की सांद्रता यदि बढ़ जाए
तो वृक्क के भीतर अघुलनशील क्रिस्टलों का एक पिंड बन जाता है, एक पिंड बन जाता है छोटा सा, और उसे ही आप कहते हो पथरी, जो मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सीलेट के जमा होने से बनता है और असहनीय दर्द करता है। अब मैं कहूंगा कि बहुत तगड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है पथरी। और पथरी का निर्माण किससे होता है दोस्तों, याद रखना, पथरी का निर्माण किससे होता है, प्रश्न आएगा परीक्षा में, और फिर पथरी की तरह दर्द महसूस करोगे जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। याद रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पथरी का निर्माण होता है, इस बात को याद रखना। और आपको पानी खूब सारा पीना है ताकि आपकी किडनी में लवण ना बने, उनकी सांद्रता ना बढ़े, और सांद्रता नहीं बढ़ेगी तो आप इस दर्द से बच जाओगे। उसके बाद में है पॉलीरिया। पॉलीरिया क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या होता है, पॉलीरिया क्या होता है, जब शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की समस्या बढ़ जाए, जब शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की समस्या बढ़ जाए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो पानी का पुनरावशोषण नहीं हो पाता और मूत्र की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस का मुख्य लक्षण इसमें आ जाता है। पॉलीयूरिया है भैया ना, ये पॉलीयूरिया है, यहां लिख देता हूं मैं पॉलीयूरिया। ये क्या होता है, जब शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मतलब एडीएच हार्मोन की संख्या बढ़ जाए, या फिर आपके क्या है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाए, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, तो आपके क्या होगा, पानी का पुनरावशोषण नहीं हो पाता और उससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हो, पॉलीयूरिया बोलते हो। उसके बाद में है एनूरिया। एनूरिया क्या होता है, किडनी फैल के समस्या जब आती है या किडनी में गंभीर संक्रमण होता है तो मूत्र का निर्माण पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी होती है, आपका ऑपरेशन होता है भाई। एलुरिया में किडनी फैल होती है, उसको क्या बोलते हो, एनूरिया बोलते हैं। किडनी फैल को एनूरिया बोलते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना। इसलिए पानी भर भर के पीना है भाई आपको, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। फिर है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, किसके लिए जिम्मेदार है ये पथरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है बस। और टमाटर पालक के बीज जो होते हैं ना खाद्य पदार्थ, और उनमें ये ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आपके टमाटर खाने वाले, पालक ज्यादा खाने वाले, बीज युक्त सब्जी खाने वाले बच के रहना भाई, पथरी की समस्या हो सकती है आप लोगों के। आगे आ जाइए, उत्सर्जन तंत्र के मुख्य विकार और कौन कौन से है आपके, एक रोग है आपके हेमेटूरिया। हेमेटूरिया मतलब मूत्र में रक्त आना, बहुत कम होती है समस्या लेकिन बहुत ज्यादा जटिल समस्या है भाई आपके, है ना, जिसके भी ये समस्या होती है याद रखना, हेमेटूरिया, मूत्र में रक्त आ जाए तो हेमेटूरिया होता है। और यूरेमिया क्या होता है, यदि रक्त में यूरिया की अधिकता बढ़ जाए, पहली बात तो मूत्र में रक्त आ गया उसको बोलेंगे हेमेटूरिया, मूत्र में रक्त आ गया हेमेटूरिया। यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया रक्त में यूरिया बढ़ जाए, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरेमिया हो जाता है दोस्तों। और है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है दोस्तों, यदि मूत्र में शर्करा बढ़ जाए, मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो हो जाता है आपके ग्लाइकोसूरिया। ये 3 डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। हेमेटूरिया, नेफ्रॉन या मूत्र मार्ग में चोट आना, संक्रमण या पथरी के कारण मूत्र के साथ लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का बाहर आ जाना ही आपके हेमेटूरिया कहलाता है। यदि आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण है, आपके कोई चोट लग चुकी है या आपके किडनी की पथरी है, तो आपके ब्लड में आपके टॉयलेट में ब्लड आ जाता है बाहर, उसको बोलते हैं हेमेटूरिया। याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है इस बात को, आज के बाद में कभी नहीं भूलना हेमेटूरिया को। मूत्र में रक्त आना हेमेटूरिया है, कभी नहीं भूलना इस बात को। यूरेमिया क्या होता है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो यूरेमिया हो गया। यूरेमिया मतलब रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो यूरेमिया हो जाएगा। और ग्लाइकोसूरिया याद रखना है दोस्तों, मूत्र में शर्करा बढ़ जाना, मूत्र में शर्करा आना या उसकी मात्रा बढ़ जाना क्या हो जाता है आपको, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ये 3 किडनी के डिजीज है, आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अब मूत्र में रक्त आ गया, उसके बाद में है रक्त में यूरिया बढ़ गया। जब दोनों किडनी ठीक से कार्य नहीं करती तो रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है। जब किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जो शरीर की कोशिकाओं को विषैला और घातक बना देता है भाई। आपके यूरिया तो विषैला होता है, याद रखना। अब बात करें मूत्र में शर्करा आना। अब मूत्र में शर्करा कैसे आता है आप लोग सोचोगे, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, मधुमेह। डायबिटीज कब होती है, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके मधुमेह हो जाता है ना। और इस स्थिति में नेफ्रॉन उसे पूरी तरह सोख नहीं पाते, किसको नहीं सोख पाते, ग्लूकोज को नहीं सोख पाते, और ग्लूकोज मूत्र के रास्ते बाहर आने लगता है। जब आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाए तो उसको मधुमेह बोलते, और जब मात्रा और ज्यादा बढ़ जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए और नेफ्रॉन उसको सोख नहीं पाते तो वो समस्या आ जाती है आपके ग्लाइकोसूरिया की,
मूत्र में शर्करा आ जाएगा तो आपका ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। और याद रखना मधुमेह के रोगियों में समस्या पाई जाती है, मधुमेह के रोगियों में मूत्र में शर्करा पाया जाता है, याद रखना भाई, ठीक है। आगे चलिए, याद हो जाएगी चीजें आपको, ये भूलना नहीं है इनको। अब है मानव शरीर के अन्य उत्सर्जी अंग, और कौन कौन से अंग है जिनको आप उत्सर्जी अंग कहते हैं भैया ना, ये तो कोई काम की बात नहीं है। त्वचा, मैंने बताया खाली भी आपकी जो त्वचा है ना, ये भी आपके उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। गर्मी का मौसम सब लोगों को पता चल गया होगा कि जो आपके त्वचा है ना, ये भी उत्सर्जी अंग है। कैसे पता चल गया होगा आप लोगों को? 1 मिनट के लिए पंखा बंद करके देखो, कूलर बंद करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि त्वचा भी उत्सर्जी अंग है ना। क्या करती है? पसीने को बाहर निकालती है, और पसीना भी क्या होता है आपके अपशिष्ट होता है भाई, ठीक है। तो त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, इस बात को नहीं भूलना आप लोगों को, भूल जाए तो लाइट चल जाएगी आपके घर में, है ना। तो त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां पसीने के रूप में जल NaCl और सूक्ष्म मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती है। NaCl नमक का स्वाद आता है, गर्मियों के दिनों में आप हाथ पर जीभ लगाकर देखो, आपको यूरिया नमक का स्वाद आता है NaCl का, ठीक है। तो क्या क्या बाहर निकालती है? जल बाहर निकालती है त्वचा, NaCl बाहर निकालती है त्वचा, और सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में यूरिया का भी उत्सर्जन करती है त्वचा, इस बात को याद रखना। वहीं सीवेसियस ग्रंथियां सीवम के माध्यम से स्टेरॉइड व हाइड्रोकार्बन का भी उत्सर्जन करती है, याद रखना भाई। उसके बाद में फेफड़े। अब आप सोचोगे यार फेफड़ों से कौन सा उत्सर्जन, कौन सी चीजें बाहर निकलने लग गई? हमारे फेफड़े श्वसन क्रिया के माध्यम से प्रतिदिन CO2 को बाहर निकालते हैं। आप गैस लेते हो, गैस छोड़ते हो, गैस छोड़ने वाली प्रक्रिया CO2 बाहर निकालते हो, तो फेफड़ा भी आपके एक उत्सर्जी अंग हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखना। तो दिन में लगभग हम 18 लीटर प्रति घंटा, और जलवाष्प की बात करें, जलवाष्प और CO2 हम दिन में बाहर निकालते हैं शरीर से। उच्च वासन द्वारा निरंतर इसका निष्कासन होता रहता है। हम हमेशा सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, इस बात को याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो CO2 बाहर निकालते हैं, जलवाष्प बाहर निकालते हैं। उसके बाद में है यकृत, लीवर। यह है मृत RBC जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, तो हीमोग्लोबिन को तोड़कर पित्तरंजक बिलरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण करता है, जिसे पित्त रस के साथ मिलकर अंततः मल के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यकृत भी याद रखना है भाई, है ना, यकृत याद रखना है, त्वचा याद रखनी है, और फेफड़े याद रखना है, खासकर इसमें त्वचा वाले याद रखना आपको भाई, ठीक है। और अपन जो मेन उत्सर्जी अंग है वो अपन पढ़ चुके हैं, किडनी या वृक्क। आगे आ जाइए, अब है आपका श्वसन तंत्र, इसकी बात कर रहे थे अपन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और अपन ने जो पढ़ा है, आपके क्या पढ़ा है? उत्सर्जन तंत्र, ध्यान रखना, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा, और रट लेना इस प्रश्न को, ध्यान रखना भाई। उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या याद रखना है? इसकी संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, इसके कार्य, नेफ्रॉन के कार्य, और नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, वे कार्यात्मक इकाई है। तो कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या होता है कि वृक्क या किडनी का मेन काम जो करेगा वही उसकी कार्यात्मक इकाई हो जाएगी, कार्यात्मक केंद्र हो जाएगा। तो किडनी का प्रमुख काम करता है नेफ्रॉन, किडनी की प्रमुख संरचना तय करता है नेफ्रॉन, इसलिए इसको संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन श्वसन तंत्र के बारे में, इसमें क्या क्या बातें हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। हवा के संचलन का क्रमबद्ध मार्ग, आप कैसे श्वास लेते हो, और श्वास लेते हो किस तरह आपके श्वास बॉडी में प्रवेश करती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, उस बात को अपन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ध्यान से समझना, दोबारा मत भूलना आज के बाद में। वायु नास द्वारा बॉडी में घुसती है, नासा मतलब नाक, नाक द्वारा वायु शरीर में प्रवेश करती है भैया ना, नाक द्वारा हम श्वास लेते हैं। पहली बात तो ये पहली प्रोसेस होगी आपके। उसके बाद में नाक से लोगे तो नाक का जो मार्ग होता है नासा मार्ग, तो नासा मार्ग में जाएगी। उसके बाद में आंतरिक द्वार में जाएगी भाई, पहले नाक, फिर नाक का नासा मार्ग, फिर है आंतरिक द्वार, और उसके बाद में ग्रसनी अपन ने पढ़ा था भाई, जब मुख गुहा पढ़ा था, तो ग्रसनी में जाएगी, और उसके बाद में आपके कंठ तक पहुंच जाती है। कंठ के बाद में श्वसन नली में पहुंच जाती है, ट्रेकिया इसको बोलते हो, और श्वसन नली के बाद में श्वसनी,
और उसके बाद में है वायु कोष्टिका। वायु कोष्टिका में अंत में पहुंचती है क्या, आपके जो आप बाहर से हवा लेते हो, जो श्वास लेते हो, तो श्वास का एक क्रम है भाई, क्रम याद रखना। नाक है, नाक के बाद में क्या है, नासा मार्ग है, और नासा मार्ग के बाद में आंतरिक द्वार आ जाता है, और आंतरिक द्वार आने के बाद में ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद में कंठ आता है, कंठ के बाद में श्वसन नली आती है, फिर श्वसनी आती है, और उसके बाद में आता है वायु कोष्टिका। ये क्रम याद रखना। हालांकि परीक्षा में क्रम का प्रश्न नहीं आया आज तक, लेकिन आ गया तो भाई मैंने आलोक राज जी जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे सलाह नहीं ली है, तो आ जाए भाई, आपको तो याद रखना है भैया ना। अब करते हैं श्वसन के मुख्य स्तरों की बात। श्वसन के कौन कौन से स्तर होते हैं, इस पर ध्यान दीजिए भाई। पहला स्तर है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, उसके बाद में है आंतरिक श्वसन, और उसके बाद में है कोशिकीय श्वसन। ये तीन भाग होते हैं, सेल्यूलर, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये श्वसन के तीन भाग होते हैं दोस्तों। अब समझना, बाह्य श्वसन, गैसों का आदान प्रदान वातावरण और फेफड़ों के बीच में। आपने गैस छोड़ी, गैस अर्जित की, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ना आपके सामने, इसको बोलते हो बाह्य श्वसन, है ना। इसे सांस लेने के नाम से भी जानते हैं, ब्रीथिंग। आप बोलते हो सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, वही होता है आपके बाह्य श्वसन। अब बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच में गैसों का विसरण। जब आपके रक्त में, अपने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं इसको, पहला चैप्टर पढ़ा था ना अपन ने, मानव शरीर का कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो वहीं से इस बात को मैं समझा रहा हूं आपको। रक्त और ऊतकों के मध्य में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना भाई, O2 कोशिकाओं को मिलती है और CO2 वापस रक्त में आती है। आप ऊतक है, ऊतक तक आपके ऑक्सीजन चली गई और वहां से वापस से CO2 आती है, रक्त में मिल जाती है। और रक्त कहाँ पड़ता, अपने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था कल, तो रक्त क्या करता है, रक्त जो CO2 लेकर आता है वापस से उसको हार्ट में भेज देता है, और हार्ट उसको शुद्ध करके वापस भेज देता है, और अपशिष्ट जो O2 होती है, उसको CO2 होती है, उसको बाहर निकाल देता है ना। तो ये जो आपके शरीर और शरीर के ऊतकों के मध्य में, रक्त और ऊतकों के मध्य में जो आदान प्रदान होता है O2 और CO2 का, उसको ही बोलते हो आप आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन में क्या है, रक्त और ऊतकों के मध्य में CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। उसके बाद में करते हैं बात कोशिकीय श्वसन की। अब कोशिकीय श्वसन क्या बला है भाई, कोशिकाओं के अंदर भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जिसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह संचित होती है। अब आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको ऊर्जा कब मिलेगी, आपने जब खाना खाया तो उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और वो संचित होती है। इसको ही बोलते हो आप कोशिकीय श्वसन। याद रखना, कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण भोजन का, और इस विधि को बोलते हो आप कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन के तीन स्तर होते हैं, आंतरिक, बाहरी और कोशिकीय श्वसन। दोस्तों आगे बढ़िए, अब बात करते हैं अपन बाह्य श्वसन की। बाहरी श्वसन क्या होता है, आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इसको बाहरी श्वसन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है दोस्तों, पहला है निःश्वसन। निःश्वसन मतलब वातावरण में शुद्ध वायु को फेफड़ों में प्रवेश करना। आपने सांस ली, वातावरण से शुद्ध वायु आपके शरीर में प्रवेश कर गई, यही हो गया निःश्वसन। उच्छ्वसन का क्या मतलब होता है, फेफड़ों से CO2 को, जो कि दूषित वायु होती है, उसको बाहर निकालना ही आपके क्या होता है, उच्च श्वसन होता है। और उसके बाद में बात करते हैं श्वसन दर की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके श्वसन दर। एक वयस्क व्यक्ति सामान्य स्थिति में 12 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है। इसका मतलब ये 1 मिनट में मैं यहाँ खड़ा खड़ा कितनी बार सांस ले रहा हूँ, आपसे तो ज्यादा ले रहा हूँ भैया ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो एक वयस्क व्यक्ति सामान्य स्थिति में 12 से 16 बार सांस लेता है, इस बात को याद रखना। 12 से 16 बार सांस लेता है एक व्यक्ति 1 मिनट में, याद रखना इस बात को। फेफड़े रक्त में शुद्धिकरण क्रिया के लिए प्राथमिक अंग है, जहां O2 को मिलाया जाता है। तो याद रखना, श्वसन का प्राथमिक केंद्र कौन सा होता है, प्राथमिक अंग फेफड़ा होता है भैया ना। तो ये तीन बात होगी बाह्य श्वसन में, छोड़ना, लेना। आप सांस ले रहे हो इसका मतलब निःश्वसन, आप सांस छोड़ रहे हो इसका मतलब उच्च श्वसन। और श्वसन दर क्या होगी आपके, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, है ना, कितनी होती है भाई, 12 से 16 बार। मनुष्य की श्वसन दर होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट। आगे आ जाइए दोस्तों, अब है ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रसनी भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग, मतलब दोनों का एक ही मार्ग होता है ग्रसनी। ग्रसनी के माध्यम से भोजन और वायु दोनों अंदर जाते हैं बॉडी में, है ना। तो नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है, नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है आपकी ग्रसनी। यह मानव शरीर में पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक सामान्य मार्ग है। ये चीज अपन देख चुके हैं पहले भी। यह भोजन को ग्रास नली और वायु को
स्वरयंत्र मतलब कंठ में, कंठ की ओर निर्देशित कर देती है, बस कोई काम की बात नहीं है। अब है स्वरयंत्र मतलब आपका जो कंठ होता है ना, साउंड बॉक्स की कार्य प्रणाली, इसे सामान्य भाषा में साउंड बॉक्स कहते हैं। बॉक तंतु है ना, जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है तो इन बॉक तंतुओं में कंपन होता है जिससे ध्वनि का निर्माण होता है। अब मेरे फेफड़ों से आवाज बाहर आ रही है, मैं बोल रहा हूँ है ना, बोल रहा हूँ, तो उससे मेरे ध्वनि उत्पन्न हो रही है भाई, है ना। श्वसन नली ट्रैकिया इसके शीर्ष पर स्थित होती है जो वायु मार्ग की सुरक्षा करती है। श्वसन नली वायु मार्ग की सुरक्षा करती है। वायु मार्ग जो होता है उसके थ्रू वायु बाहर आती है, उससे ही आपके साउंड या फिर आवाज बाहर निकलती है। ये स्लाइड भी कोई काम की नहीं है। आगे आ जाइए, स्वर यंत्र की शारीरिक विशेषताएं है ना, ये एक बार ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है दोस्तों। आगे जाइए, वायु कोष्टिका, इसको पढ़ना भी है ना, वायु कोष्टिका को पढ़ना है। वायु कोष्टिका, जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला कि 5-6 वीडियो में अपन पूरी साइंस पढ़ लेंगे बनपाल के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा 6 वीडियो में हो जाएगी, है ना। तो मुझे तो मेरी बात रखनी है भाई, मैं तो फास्ट चलूंगा। और वैसे भी आपकी परीक्षा आ चुकी है, अब बाकी सब्जेक्ट के मैराथन भी करवाने हैं मुझे, है ना, समझ जाना भाई। वायु कोष्टिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। वायु कोष्टिका फेफड़ों के भीतर पाई जाने वाली अंगूर के गुच्छों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है। याद रखना भाई, वायु कोष्टिका जो है अंगूर के गुच्छों जैसी सूक्ष्म संरचना होती है। ये फेफड़ों की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कहलाती है। वायु कोष्टिका याद रखना, इसको क्या बोलते हो आप, कूपिका। ये शब्द है ना कूपिका, रट लेना भाई। श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, कूपिका। श्वसन तंत्र अपन पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कूपिका। और याद रखना कूपिका आपके जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े गुर्दे, इनकी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कूपिका। जैसे नेफ्रॉन बताया था मैंने उत्सर्जन तंत्र में, ऐसे कूपिका यहाँ याद रखना है आप लोगों को, है ना। इसमें इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है भाई। वातावरण की शुद्ध वायु ऑक्सीजन को रक्त में भेजना और रक्त की अशुद्ध CO2 को सोखना किसका काम होता है, आपके कूपिका का काम होता है भाई, वायु कोष्टिका का काम होता है। अत्यंत पतली झिल्ली होती है इसमें। कूपिका की दीवारों पर एक कोशिकीय मोटाई की दीवार होती है जो क्या लिखा, जो रुधिर कोशिकाओं से घिरी रहती है जिससे विसरण, ये कोई काम की बात नहीं है। क्या क्या बात करनी है आपको, मैं बता रहा था आपको कूपिका के बारे में। कूपिका, ये पूरी स्लाइड है कूपिका के बारे में। कूपिका किसकी, आपके श्वसन तंत्र की, या फिर आप कह लीजिए फेफड़ों की। फेफड़ों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, वह कार्यात्मक इकाई है क्या, कूपिका। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। कूपिका क्या करती है, अंगूर के गुच्छों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है। अंगूर के गुच्छों जैसी संरचना होती है, अंगूर के गुच्छों जैसी संरचना क्या करती है, रक्त से CO2 को सोखती है, रक्त से CO2 को सोखती है और वातावरण की शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन होती है उसको रक्त में भेजती है, क्या, कूपिका। तो ये 2-3 बातें याद रखनी है। आगे आ जाइए, श्वसन का तंत्रिका नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या है, तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ेंगे तो मैं वहां बताऊंगा आपको कि तंत्रिका तंत्र जो है आपकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, मानव की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, श्वास पर नियंत्रण करता है। तो वो देखते हैं, तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो आपके श्वसन पर नियंत्रण रखता है, उसको पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क में श्वसन क्रिया का नियंत्रण 2 मुख्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क कंट्रोल करता है आपके श्वसन लेने को, श्वसन छोड़ने को, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पहला है मेडुला ऑब्लोगेटा, ये क्या करता है, मैं लिख देता हूं भाई, मेडुला ऑब्लोगेटा, ये प्रश्न परीक्षा में आता है भैया ना, मेडुला ऑब्लोगेटा, ये प्रश्न में आएगा एग्जाम में, परीक्षा में। मेडुला ऑब्लोगेटा का प्रश्न परीक्षा में आएगा दोस्तों, याद रखना। यह मस्तिष्क का निचला भाग है, सॉरी पिछला भाग है जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब मुख्य श्वसन केंद्र होता है। यह स्वतः होने वाली अनैच्छिक लयबद्ध क्रियाओं का संचालन करता है। क्या बात है, इसमें यह समझाया गया कि जो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है, पिछला भाग होता है जो कि मुख्य श्वसन केंद्र के रूप में कार्य करता है। मतलब मेडुला ऑब्लोगेटा के नियंत्रण में सांस का लेना और देना, मतलब सांस ग्रहण करना और सांस छोड़ने की जो गतिविधि होती है
जो मुख्य श्वसन केंद्र की भूमिका होती है वो कौन निभाता है, वो निभाता है मेडुला ऑब्लोगेटा। उसके बाद में है पोन्स बैरोली, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या कौन सा सेंटर स्थित होता है, इसमें सोमेट्रैक्सिक सेंटर उपस्थित होता है। यह केंद्र श्वसन की गति और फेफड़ों के फैलने व सिकुड़ने के समय जो नियंत्रण दर होती है, इसका मतलब होता है आप जो 12 से 16 बार, कितने 12 से 16 बार जो श्वसन दर होती है, 1 मिनट में 12 से 16 बार जो सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, तो सांस लेना व सांस छोड़ने पर पोन्स, ये आपके जो शरीर मस्तिष्क का जो भाग है पोन्स, वो नियंत्रण करता है सांस कब लेनी है कब छोड़नी है। और कंप्लीट जो श्वसन केंद्र है तो इसकी गतिविधि पर नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो मानव के तंत्रिका तंत्र का कौन कौन सा भाग है जो आपके श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, वो कौन कौन सा है भाई, मेडुला ऑब्लोगेटा और पोन्स। ये दो भागों के नाम याद रखने हैं आपको, बची कुछ बातें अपन मस्तिष्क पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। उसके बाद में है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन द्वारा फेफड़ों में आई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचती है। आपने क्या ग्रहण की, आपने ऑक्सीजन ग्रहण की, वातावरण से वायु ग्रहण की, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त के माध्यम से शरीर के ऊतकों तक पहुंच जाती है और कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिकाओं में उपापचय के बाद में जो CO2 निकलती है, अब कोशिकाओं ने जो उपापचय क्रिया की उसके बाद में जो CO2 उत्पन्न हुई है और उसको पुनः रक्त में डाल देती है कोशिकाएं, और रक्त से वापस से वो बाहर आती है। रक्त और कोशिकाओं के मध्य में गैसों के जो आदान प्रदान होता है उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं भैया ना, ये बात याद रखना। रक्त हो गए एक तरफ तो रक्त से गई आपके कोशिका में और कोशिका से CO2, रक्त से आएगी O2, रक्त से O2 जाएगी कोशिका में और कोशिका से CO2 जाएगी रक्त में। तो जो आदान प्रदान की गतिविधि है इसी को बोलते हो आप आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन बोलते हो आप इसको। आगे जाइए, अब है O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो रूपों में O2 का परिवहन होता है मानव शरीर में। दो रूप कौन कौन से हैं, पहला है प्लाज्मा अवस्था, 3% प्लाज्मा अवस्था होती है। ऑक्सीजन का बहुत सूक्ष्म भाग रक्त के प्लाज्मा द्रव में भौतिक रूप से घुलकर प्रवाहित होता है। पहली बात तो ये, रक्त की प्लाज्मा जो होती है उसमें 3% ऑक्सीजन का, पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मैं बात जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। पूरे मानव शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन का आपके परिवहन होगा उस पूरी मात्रा का 3% परिवहन रक्त की प्लाज्मा के द्वारा होता है। समझ गए, पूरे शरीर में O2 का जितना परिवहन होगा उसका 3% हिस्सा प्लाज्मा के द्वारा होगा। 97% O2 का परिवहन RBC के द्वारा होगा। अधिकांश ऑक्सीजन RBC कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ लौह तत्व से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। ये बात समझना बस। ऑक्सीजन का परिवहन दो रूप से होता है, प्लाज्मा के द्वारा और RBC के द्वारा। प्लाज्मा के द्वारा 3%, RBC के द्वारा 97%। कितनी सी बात है। अब आ जाइए CO2 के परिवहन पर। CO2 का परिवहन फेफड़ों तक 3 विधियों द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है 2 बार, 3 विधियों से आपके CO2 का परिवहन होगा और 2 विधियों से ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अपन ने पढ़ लिया प्लाज्मा और क्या पढ़ा, प्लाज्मा और RBC। अब देखते हैं CO2 के परिवहन की विधियां। पहली विधि है बाइकार्बोनेट। पूरे शरीर में CO2 का जो आपके परिवहन होगा उसका 70% हिस्सा बाइकार्बोनेट विधि से होगा। ये कैसे होगा भाई, यह परिवहन का मुख्य रूप है। CO2 पानी से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाती है और प्लाज्मा द्वारा प्रवाहित होती है। समझ गए, बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, जब CO2 जल में मिलेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलेगी तो क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा द्वारा ये CO2 का जो आपके 70% भाग है इसका परिवहन होता है। और उसके बाद में अगला भाग है क्या है आपके, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के माध्यम से 23% लिख देता हूं मैं भाई, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से मानव शरीर में 23% CO2 का आदान प्रदान होता है। CO2 हीमोग्लोबिन के एमिनो समूह से जुड़कर यात्रा करती है, परिवहन करती है
और 7% भाग घुलित अवस्था में जाता है। गैस सीधा प्लाज्मा के साथ जलीय घोल में मिलकर फेफड़ों की ओर बढ़ती है और उसके बाद में बाहर निकल जाती है। तो CO2 का परिवहन 3 विधियों द्वारा होगा। पहली विधि है बाइकार्बोनेट। इसका मतलब जब CO2 रक्त में मिलती, पानी में मिलती है, माफ करना, जब CO2 पानी में मिलती है तो बाइकार्बोनेट बनाती है और प्लाज्मा के साथ बाहर आ जाती है। पहली विधि हो गई। और दूसरी विधि क्या है आपके, क्या है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। 23% CO2 कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में बाहर निकलेगी और 7% CO2 प्लाज्मा के साथ में सीधा मिलकर बाहर निकलती है। 7% CO2 याद रखना घुलित अवस्था में बाहर निकलती है। उसके बाद में है कोशिकीय श्वसन। 3 प्रकार का श्वसन था, आंतरिक, बाह्य और कोशिकीय श्वसन। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह श्वसन का अंतिम और वास्तविक रासायनिक चरण है जो व्यक्तिगत कोशिका के अंदर संपन्न होता है। कोशिकाओं के अंदर जो संपन्न होता है वही होता है कोशिकीय श्वसन। इसको रासायनिक श्वसन भी बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें पाचक रसों से प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से पूर्ण विघटन या ऑक्सीकरण होता है। याद रखना इस विधि में ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, इस विधि में ग्लूकोज का अपघटन होता है, पूर्ण विघटन होता है ना, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। इसका मतलब ये होता है जब आपके और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है, ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचता है, उत्तकों तक पहुंचता है और जब उससे भोजन ऊर्जा बनती है, ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण विघटन या रासायनिक चक्र, रासायनिक विघटन। और इस अवस्था में आपके जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हो, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं भैया ना। इस संपूर्ण जैविक क्रिया का उद्देश्य ऊर्जा विमुक्त करना है, ऊर्जा का निर्माण करना है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। ये हो गया आपके 3 प्रकार का श्वसन। अब बात करते हैं ऊर्जा उत्पादन की। आपने खाना खा लिया, ग्लूकोज में बदल गया, ग्लूकोज पहुंच गया उत्तक और कोशिकाओं तक और वहां जाके ऊर्जा बन गई। अब बात करते हैं वो कैसे बनी। और जो आपके ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा बनेगी वो होती है 36 से 38 ATP। 36 से 38 ATP वायवीय श्वसन के माध्यम से या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में, बिल्कुल ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तब ऊर्जा बनती है 2 ATP। इस बात को याद रखना। मांसपेशियों में थकान कब होती है, जब हम अत्यधिक शारीरिक श्रम या कठिन व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की तत्कालिक कमी हो जाती है और इस स्थिति में अवायवीय श्वसन होने लगता है जिससे लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। यह अम्ल मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन को पैदा करता है। जब हम अत्यधिक श्रम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, जिम में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं तो मांसपेशियों में थकान होती है। उसके पीछे कारण है कि जो हमारी ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन, अवायवीय ऑक्सीजन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा काम करते हैं तो अब ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो अवायवीय श्वसन होने लगता है। अवायवीय श्वसन होने लगता है भाई। अवायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन की बिल्कुल आपके अनुपस्थिति होती है और अवायवीय श्वसन होता है उस अवस्था में हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। इस बात को याद रखना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अवायवीय श्वसन की अवस्था में हमारी मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होती है। इस बात को याद रखना भाई। तो क्या बात है, ये ऊर्जा उत्पादन 2 तरीके से होगा, एक तो होगा वायवीय श्वसन के रूप में और दूसरा होगा अवायवीय श्वसन के रूप में। और अवायवीय श्वसन के रूप में 2 ATP और ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायवीय श्वसन के रूप में 36 से 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं किण्वन। किण्वन एक विधि है। यह सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट या खमीर बोलते हैं आप इसको ना, या तो ईस्ट बोलते हो या खमीर बोलते हैं। तो खमीर या जीवाणु द्वारा की जाने वाली एक विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसे किण्वन कहते हैं। अब किण्वन विधि कहाँ कहाँ उपयोग होती है अपन इसको पढ़ेंगे अभी। ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति होगी तब जाके किण्वन की विधि होगी। दारू बनाते हो आप, शराब, वहां ऑक्सीजन की कतई अनुपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, क्या क्या बातें थी। किण्वन तो यह सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट या खमीर जैसे जीवाणु से की जाने वाली एक रासायनिक विधि है। यह विधि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जो किण्वन की विधि है ये होती है आपके O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की गतिविधि घटित होती है। इसमें शर्करा का अपूर्ण अपघटन होता है, अपघटन, शर्करा का अपूर्ण अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है, इस बात को याद रखना।
व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग कहाँ करेंगे किण्वन का? शराब निर्माण में किण्वन का उपयोग करते हैं, बेकरी उत्पाद में, ब्रेड केक पेस्ट्री को फैलाने में, घरेलू खाद्य पदार्थ इडली डोसा बनाते हो तो वहां भी आप किण्वन विधि का उपयोग करते हो भैया ना। अब आ जाइए मानव तंत्रिका तंत्र पर। 2 तंत्र पढ़ लिए, क्या काफी है क्या आज के लिए इतना? बताइए भाई, 2 बातें पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी बातें? एक तो पढ़ा है उत्सर्जन तंत्र और एक पढ़ा है श्वसन तंत्र। क्या आज के लिए काफी है क्या? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र, है ना, मानव तंत्रिका तंत्र। और उसके बाद में आपके है हड्डियां। 2 टॉपिक और बच जाएंगे आपके। आंख, वैसे मानव अंग तंत्र सिलेबस में है, आंख नहीं पढ़ना, आंख के कुछ रोग वो देख लेंगे। हड्डी है, आपके प्रश्न आता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, उनसे संबंधित प्रश्न अपन पढ़ेंगे। और तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तो मेन तो तंत्रिका तंत्र है, आंख से संबंधित जानकारी है और हड्डियों से संबंधित जानकारी है। ये 3 टॉपिक बचेंगे, अगली वीडियो में अपन इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मानव शरीर अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें रोग पढ़ेंगे, रोग, मानव मनुष्य के रोग। और अगली वीडियो में अपन इकोलॉजी, है ना, वो भी आपके सिलेबस में लिखी हुई है, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में मिलते हैं। पीडीएफ नवीका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। और सेशन को अपने यार दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना आपको भाई, ठीक है, बिल्कुल सब दोस्तों तक शेयर करनी है, पीडीएफ को, क्लास को शेयर करनी है कि आप यहाँ आकर साइंस पढ़ सकते हैं नए अंदाज में। और बिल्कुल एनसीईआरटी का सहारा आपके सामने, फ्री में बिल्कुल आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को।